हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेटेड है और ये नेचुरल प्रोडक्ट फोर्थ पेपर है एमएससी फाइनल यानी फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और इस नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेटेड हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे वो है हमारा बायोसिंथेसिस। तो ये जो हमारा स्पेशली नेचुरल प्रोडक्ट में आता क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट में हमारे एल्कलाइड्स आते हैं, स्टेरॉइड्स आते हैं, टर्पीन्स आते हैं, टर्पेनॉइड्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को डिफ़ाइन करना चाहें स्पेशली, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि the secondary metabolites produced by living organism are known as natural products। अब ये सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज़ क्या होती हैं जो प्रोड्यूस्ड होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो इन सब का एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस के थ्रू करते हैं और वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली बायोसिंथेसिस जो होता क्या है कि द केमिकल प्रोसेस अकरिंग विद इन ए लिविंग सेल्स, जो हमारे लिविंग सेल्स में केमिकल प्रोसेस होते हैं और ऑर्गेनिज्म दैट आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। दिस इज वन प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी नेचुरल प्रोडक्ट इज रिलेटेड विद द मेटाबॉलिज्म। इन मेटाबॉलिज्म सम सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन टू yield energy for vital process, while other substances which are necessary for life are synthesized. On this basis, metabolism is of two types: catabolism and anabolism. In catabolism, organic compounds are broken down to provide energy, but in anabolism, smaller molecules convert into complex molecules for growth and repair of tissues. Many metabolic process are brought about by the action of enzymes। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला एक कैटाबॉलिक होता है, दूसरा एनाबॉलिक होता है। तो कैटाबॉलिक में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हमारा वो ब्रेक डाउन होता है, तोड़ा जाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, और जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दिस में बी आइदर प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड so many types of complex molecules may be. These are used for the growth of organs or repairing of tissues and so on. The intermediate compounds and the products formed during the course of metabolism are known as metabolites. यानी the intermediate compounds and the products formed during the course of metabolism are known as metabolites. The term metabolites is usually not always restricted to small molecules. Metabolites are classified into two categories: primary metabolites and secondary metabolites. Primary metabolites is directly involved in the normal growth, development and reproduction of organism, a living things, and has the ability to act or function independently. तो एक तरह से ये देखा जाए कि जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, इसको मेटाबोलिटीज कहा जाता है। और मेटाबोलिटीज ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है प्राइमरी मेटाबोलिटीज और दूसरे को कहा जाता है सेकेंडरी मेटाबोलिटीज। प्राइमरी मेटाबोलिटीज जो होता है ये इन्वॉल्व होता है नॉर्मल ग्रोथ से, डेवलपमेंट से एंड रिप्रोडक्शन ऑफ
ऑर्गेनिज्म से, जैसे अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ऑयल, फैट, लिपिड से हमारे जो है प्राइमरी मेटाबॉलिटीज़ हैं। सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज क्या होते हैं कि सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ग्रोथ, they are directly not involved in the normal growth, development or reproduction of organism. So what happened in the absence of secondary metabolites does not result in immediate death, but rather in long term impairment of the organism survivability, fecundity, aesthetics are perhaps in no significant changes at all. So what this is the necessary part, yeah, we consider that this is the necessary process for natural growth in our body. This is secondary metabolites produced by living organism are known as natural products. दिस इज द नेचुरल प्रोडक्ट, मेन नेचुरल प्रोडक्ट यही होता है जो एज ए इंटरमीडिएट के रूप में फार्म होता है. प्राइमरी मेटाबॉलिटीज आर एसेंशियल टू सेल डिवीजन. सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज ऑन द अदर हैंड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. तो जो हमारी प्राइमरी मेटाबॉलिटीज है ये नॉर्मली जो है अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, आयल्स, फैट, लिपिड्स इन सब से जो है रिलेटेड होता है. लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स शो करता है, यानी फीचर शो करता है. जैसे दे डू नॉट सीम टू बी एसेंशियल टू रिप्लिकेटरी ग्रोथ. Their production is extremely sensitive to environmental factors. Some species may produce several different secondary metabolites such as alkaloids, terpenoids, steroids, estrogen, etc., whereas other may produce only a few. Each secondary metabolite is particular to one or few species. Since secondary metabolites do not seem to the essential to cell division, जनरली ये देखा जाता है जो सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज होते हैं ये इनके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के लिए. इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट दे कन्फर नो सेलेक्टिव एडवांटेजेस टू द प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म. हाउएवर secondary metabolites played very significant role to the producer organism. For example, certain secondary metabolites जैसे secondary products हमारे हुए have a mechanical function. जैसे cellulose is one of such type of example. जैसे cellulose is an excretory product. cellulose जो है एक excretory product है without which the stability of the plant cell and their tissues would be inconceivable. This also applies to lignin. Furthermore, secondary products are of great importance to the sexual and reproductive life of the plants and animals both. Of special significance are the aromatic substances of insects which are used to attract partner and in case of higher plants, floral pigments and aroma to attract insects for pollination. Other secondary products produced by animals, salamander alkaloids, the cardioactive glycosides of toads, as well as great number of substances from insect and snake. Venoms play a role in which attack on prey are in defense against bacteria, pathogenic fungi and other enemies. This means that there are variety of metabolites, this is the secondary, and which behave in the different type of functions which play and different roles in organism, such as some type of, this is used for both animal and plants as well. And there are some special type of metabolites such as some alkaloids, steroids, terpenes, which are created
are which are formed in our body as an intermediate, which plays an important role during the pollination in insects or during the reproduction in animals and also so on. So this is the small introduction of natural product. So now the next topic of this natural product is biosynthesis and biogenesis. This is two process, biosynthesis and biogenesis. तो बायोसिंथेसिस क्या होता है, बायोजेनेसिस क्या होता है, इसे मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा कि स्पेशली बायोसिंथेसिस में क्या होता है और बायोजेनेसिस में क्या होता है। तो एक तरह से देखा जाए कि बायोसिंथेसिस जो होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेनन होता है। बायोसिंथेसिस में कुछ चीज़ जो है सिंथेसाइज्ड की जाती है एक्सपेरिमेंटली, जस्ट लाइक समव्हाट दिस। और जबकि बायोसिंथेसिस और जैसे सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बॉडी में सिंथेसाइज किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में फ्रॉम सिंपलर कंपाउंड्स is known as biosynthesis, just such as synthesis of vitamins, synthesis of hormones, synthesis of enzymes and so many types. Biosynthesis is catalyzed by enzymes. Biosynthesis is a vital part of metabolism, especially anabolism. मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है मेटाबॉलिज्म। तो जनरली कैटाबॉलिज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो ब्रोकन होते हैं जिससे एनर्जी प्रोवाइड होती है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटर कन्वर्ट होते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में और एक तरह से सेल के ग्रोथ में या टिश्यूज़ के रिपेयर में जो है भाग लेता है। द सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोसिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। द बेसिक क्वेश्चन इज दैट हाउ दीज कंपाउंड्स सच एज नेचुरल प्रोडक्ट्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड। किस तरह से ये जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे वो सिंथेसाइज किए जाते हैं, किस तरह के रिएक्शंस वो क्रिएट करते हैं या किस प्रोसेस के थ्रू वो फॉर्म होते हैं एंड सो ऑन। द जनरल अप्रोच टू बायोसिंथेसिस हैज बीन टू ब्रेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इनटू स्मॉलर यूनिट्स फ्रॉम विच द कंपाउंड कुड plausibly be derived, that is the use of डिसकनेक्शन अप्रोच ऑफ द सिंथेसिस। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंथेसिस है डिसकनेक्शन अप्रोच, जिसे रेट्रोसिंथेसिस कहा जाता है या डिसकनेक्शन अप्रोच ऑफ द सिंथेसिस कहा जाता है। इस सिंथेसिस में स्पेशली होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, यानी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है हमारा, उस कॉम्प्लेक्स पार्ट में जैसे जो बॉन्डिंग होती है कार्बन ऑक्सीजन या फिर कार्बन, इस तरह से, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं, जैसे मान लीजिए यहाँ C डबल बॉन्ड लगा है, ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ पे R जुड़ा है। तो सिंपली डिसकनेक्शन में होता क्या है, डिसकनेक्शन में कि यहाँ पर एक इस तरह से बॉन्डिंग, जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, तो स्पेशली होता क्या है कि ये कार्बन, दिस कार्बन मे बिहेव एज कैटायनिक एंड एनायनिक बोथ फॉर्म। ये कार्बन जो है दोनों फॉर्म में बिहेव कर सकता है। कैसे करता है कि इस कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण ये पार्शियल नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन जो है पार्शियल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाता है कार्बोनिल ग्रुप बिहेव एज ए पोलर फॉर्म ड्यू टू पोलरिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लेकिन अब इसी मॉलिक्यूल में अगर रेट्रोसिंथेसिस कराया जाए इस तरह से कि किसी बेस के प्रेजेंस में
ये हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो, कार्बोनिल ग्रुप टच ना हो न्यूक्लियोफाइल के थ्रू, और ये बॉन्ड कार्बन के ऊपर चला है तो यहाँ कार्बन नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रोसेस को कहा जाता है अम्पोलंग, यानी पोलैरिटी रिवर्स। और ये पोलैरिटी रिवर्स जो होती है ये दो तरह से होती है, डिसकनेक्शन अप्रोच के थ्रू, जिसमें सिंथाइन फॉर्मेशन किया जाता है। सिंथॉन is a type of electrophile or nucleophilic part of molecule or ion in the compound। अब जैसे यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गया, कार्बन एनायन बना लिया, तो इसे कहते हैं नेगेटिव सिंथॉन। और इसके पहले कार्बन पॉजिटिव बनाया था तो इसे कहते हैं कार्बोकेटायन पॉजिटिव सिंथॉन। तो इस तरह से डिसकनेक्शन के थ्रू जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिसकनेक्ट हो जाते हैं, सिंथेसाइज हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंथेसिस है, जनरल अप्रोच ऑफ डिसकनेक्शन अप्रोच। सो on the basis of this synthesis, however, the complex molecule which is broken can be expected to be available in the organism. Furthermore, this does not mean that the unit chosen must necessarily be involved in the building up of the compound. The general principle is that although a particular unit may be itself be involved, यानी जो कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल होते हैं छोटे छोटे यूनिट में वो ब्रेकअप हो जाते हैं, और ब्रेकअप होने के बाद इनिशियली दे फर्दर जॉइन अप एंड टू फॉर्म अनदर टाइप ऑफ macromolecule. This macromolecule may be either protein, this macromolecule may be either carbohydrate, this macromolecule may be either lipids, and so on. It is also possible that its equivalent may act as substitute. Any compound that can readily give rise to this unit by means of various reactions such as oxidation, reduction. In the biosynthesis, for example, the equivalent of formaldehyde could be formic acid and the equivalent of acetone could be acetoacetic acid, just like this. After the selection of the units, the next problem is to consider the types of reactions from which the natural products are synthesized. यानी किस तरह के जो है इसमें रिएक्शंस प्रोसीड्स होते हैं, किसके थ्रू नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है हमारे बॉडी में। The reaction used in the organism, generally this is two types, either physically or chemically. Both types are reactions are taking place in microorganism. So these conditions would be lethal to the living organism. Thus, either the physical reactions or the chemical reactions must be therefore be carried out under physiological condition for biosynthesis studies. In physiological conditions, the reaction is carried out at normal temperature and in neutral, we can say that the aqueous media. यानी ये जो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है नेचुरल प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करने के लिए, इसके लिए टेम्परेचर डिपेंडेबल जो होता है वो नॉर्मल होना चाहिए और हमारा मीडियम जो होना चाहिए प्योरली न्यूट्रल होना चाहिए। दूसरा जो सिंथेसिस होता है, अनदर टर्म यूज्ड इन द कनेक्शन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बायोजेनेसिस। तो अगर इस तरह से डिफाइन किया जाए बायोसिंथेसिस और बायोजेनेसिस को, तो बायोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस वेयर एज बायोजेनेसिस इज ए डॉक्ट्रिन और थॉट। बायोजेनेसिस एक थॉट होती है और बायोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है। Such that when we take in the experimental proof of biochemical process, we use the term biogenesis, whereas biosynthesis is experimentally established pathway of formation of secondary metabolites.
यानी स्पेशली देखा जाए तो जो डिफरेंसेस होते हैं बायोसिंथेसिस और बायोजेनेसिस में, वो ये होता है कि बायोसिंथेसिस एक एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, एक पाथवे होता है जो सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज को फॉर्म होने के लिए प्रोसीड होता है। लेकिन बायोजेनेसिस जो होती है एक थॉट होती है, एक आइडिया होती है। दिस इज ओनली ए थॉट, दिस इज ओनली आइडिया। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बायोजेनेसिस एंड biosynthesis. So this term appears to have several meanings. One is that biogenesis and biosynthesis are synonyms. Another, on the other hand, make a distinction between the two. In this case, biogenesis is a collection of hypotheses. You know that biogenesis initially is the collection of hypotheses. This is the thought which have been proposed to describe the synthesis of natural products in the living organism. Thus, biogenesis describe hypothetical transformation, whereas biosynthesis describe the actual pathway whereby natural products are synthesized in the living organism. दोनों में सिर्फ ये डिफरेंसेस होता है कि जैसे एक डिफरेंट थॉट्स के थ्रू जो नेचुरल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है बॉडी में, वो एक तरह से अगर ये देखा जाए कि ये कहा जाए कि इस प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन बनेगा, इस प्रोसेस के थ्रू एक हाइपोथेसिस दिया जाए कि इसके थ्रू हो सकता है। देयर आर टू कंडीशंस, एक में हाइपोथेसिस इन्वॉल्व होता है, दूसरे में एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व। तो जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ हो जाता है वो बायोसिंथेसिस होता है, और जो प्रूफ नहीं होता वो बायोजेनेसिस होता है। दिस इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टर्म्स। और ये दोनों टर्म्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, especially in case of natural product. So now comes on the next point. This is the method of investigation of the biosynthesis of secondary metabolites. कि किस किस मेथड्स के थ्रू जो है सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज को इन्वेस्टिगेट किया गया है, स्पेशली बायोसिंथेसिस में। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट है वह है कि फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल, बायोलॉजिकल प्रिकर्सर्स। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, यानी सबसे पहले स्टेप्स में ये आता है कि इसमें किस तरह का स्टार्टिंग मटेरियल बायोसिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होता है, यानी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, यानी इंटरमीडिएट में जो प्रिपेयर होता है वो इन्वॉल्व होता है। द मोस्ट फ्रूटफुल एक्सपेरिमेंट्स इज द फीडिंग एक्सपेरिमेंट विद द रेडियो एक्टिव प्रिकर्सर्स followed by isolation of the radioactive natural product and chemical degradations to isolate particular atom and examine their radioactivity. In this experiment, isotopically labeled precursors is fed to the organism. The isotope which are most important in biosynthetic studies are, यानी इसमें होता क्या है कि कुछ प्रिकर्सर्स होते हैं रेडियो एक्टिव्स के फॉर्म में, जिसे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स होता है उसको क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली किसी के थ्रू उनको खिला दिया जाता है। अब ये देखा जाता है कि ये जो प्रिकर्सर्स है, ये जो रेडियो एक्टिव पार्ट है, एलिमेंट्स है, वो कहाँ पर जा कर के ये जुड़ता है, किस जगह पर जा कर के जुड़ता है। अगर मान लीजिए कि जो प्रोटीन के सिंथेसाइजेशन में जो इंटरमीडिएट बना, कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसाइजेशन में जो इंटरमीडिएट बना, तो उसमें देखा जाता है कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो वहाँ पर जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो कैसे पता चलता है कि ये न्यूक्लियस से, जैसे मान लीजिए कि नेचुरल प्रोडक्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, इसेक्ट्रा इसेक्ट्रा। इनके कुछ आइसोटोप्स होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कार्बन 14, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 18, सल्फर 35, फास्फोरस 32 एंड सो ऑन। These radioactive isotopes can be detected with the help of special counters. These stable isotopes, 2 hydrogen and oxygen, may be determined with the help of mass spectrometry. जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं। सिंपल एग्जांपल ये होता है कि
जैसे सपोज दैट इन केस ऑफ प्लांट्स के केस में देखा जाए तो कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस जो हो रहा होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड in the presence of chlorophyll, what happens there is a formation of carbohydrate and also releasing of the gas, ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो सिंपली ये देखा जाता है कि जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और जो कार्बोहाइड्रेट प्रिपरेशन होता है इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले पार्ट से होता है या फिर वाटर मॉलिक्यूल वाले पार्ट से होता है। तो इसमें वही प्रिकर्सर यूज़ किया जाता है रेडियो एक्टिव पार्ट का कि उस वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो H2O है किसी एक का, कि अगर हम H2O को वहाँ पे इस एज 18 मान लीजिए वहाँ ऑक्सीजन 18 पार्ट है, अगर ये 18 पार्ट कार्बोहाइड्रेट में इन्वॉल्व होता है तो कहा जाता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल से आया हुआ है। अगर ये 18 ऑक्सीजन में इन्वॉल्व है तो कहा जाता है कि ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल से आया हुआ है, लाइक दिस समवॉट, यानी कार्बोहाइड्रेट और वाटर मॉलिक्यूल। जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ पर एक एस्टिक एसिड है और एस्टिक एसिड ये अंडर एक्सपेरिमेंट दिस इज बायोसिंथेसाइज्ड एंड सच दैट मेटाबोलाइज्ड एंड इज कन्वर्टेड इनटू 6 मिथाइल सैलिसिलिक एसिड। 6 मिथाइल सैलिसिलिक एसिड में एस्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हाट हैपेंड देयर, द फीडिंग ऑफ isotopically labeled compound enables one to determine into which substance the labeled compound or more exactly the labeled portion of the compound is incorporated, किसमें वो incorporate होता है। The first noticeable success by this method was achieved by Birch in biosynthesis studies. Here you see that the formation of you can say that the 6 methyl salicylic acid in organism, the acidic part, this acidic part comes from the acetic acid because here you see that carbon is, here you see that carbon in star form and here also in star form. This means here carbon isotope, that is radioisotope 14s are used and this goes to in this salicylic acid. So this point indicate that this salicylic acid has been synthesized from the acetic acid. Okay. Now the second and important investigations are mutants. Most of the reactions which takes place in living organism are catalyzed by ferments, that is enzymes. बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स के थ्रू जनरली क्रिएट होते हैं। The formation of enzyme system of particular cell is regulated by the genetic material present in it, and the information stored in it ultimately determines which enzyme can be synthesized in a cell. By changing in the genetic material, so called mutations, the formation of certain enzyme is prevented, or at least the enzyme form are so changed that they are no longer catalytically active organism with changed genetic material. In contrast to the wild strain are known as mutants. Since in most metabolic pathways the starting materials are converted to the end products through many intermediate stages, the reaction chain may be blocked at the different place of mutations by feeding compounds which result in the formation of the end product and by isolation of the substances accumulated by particular mutant. It is possible to elucidate the biochemical reactions chain and to determine the sequence of the individual reaction step. This means that we have to use different type of starting material for the synthesization of natural product. This may be, for example, such that food, suppose that food, when we take up food or when any things are feeded by us, what happened there,
this is the starting material. Our food is the starting material. When it comes in our stomach, then there different type of reactions are created with the food by the action of enzymes. What happened, and finally this is converted into proteins, carbohydrates, and after that lipids, etc., etc. But actually what happened, when we take protein, when all these natural product or primary metabolites are available in that food, but this is not in the product. When protein is taken, this is converted into peptones. Carbohydrate is taken, this is converted into oxygens, and lipids, this also generate oxygens. तो इस तरह से जो एंड प्रोडक्ट होता है पूरे बायोसिंथेसिस रिएक्शंस का, वो जो है डिटरमाइन करता है। और इस तरह से देखा जाए तो बायोसिंथेसिस नेचुरल प्रोडक्ट की जो बायोसिंथेसिस का एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंथेसिस में, कि इस बायोसिंथेसिस को समझने के लिए जैसे कुछ इन केस ऑफ, ये आपका है फोटोसिंथेसिस के केस में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, और फोटोसिंथेसिस में ये फिर कन्वर्ट होता है शुगर मेटाबॉलिज्म, यानी शुगर का जो फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन होता है, ये प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, और ये फिर कन्वर्ट हो जाता है पॉलीसैकेराइड्स में। दिस इज फंडामेंटल पॉलीमर है पॉलीसैकेराइड। और यही शुगर मेटाबॉलिज्म ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। यही पायरुविक एसिड वंस अगेन कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम, दैट इज एसिटिक एसिड, और फिर एसिटिक एसिड जो है सिट्रिक एसिड साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है, सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो वंस अगेन दैट इज कन्वर्टेड इनटू सो मेनी वेराइटी ऑफ intermediate such as tryptophan, lysine, amino acid, this is the part of, you can say that this is the part of amino acid. And amino acid metabolism, lysine, tryptophan, phenylalanine such as tyrosine, and this phenylalanine is again converted into phenylpropanes, that is used for the lignins formation. And all these amino acids are synthesized to form proteins synthesization, and also acetyl coenzyme is used for protein synthesization, and so on. And finally here you see that the acetyl coenzyme, that is acetic acid, is again converted into mevalonic acid, that is terpenes and steroids. But here you see that this acetyl coenzyme is also converted into proteins, and these amino acid metabolisms products are alkaloids, and here are esterogenesis. So we can say that here we take the initial, our initial is the carbon dioxide. This whole process is for animal metabolism. The carbon dioxide यहाँ जो है हमारा इनिशियल, जिसको हम स्टार्टिंग मटेरियल कहते हैं, और यहाँ डिफरेंट म्यूटेंट्स का फॉर्मेशन होता है, और यही सारे म्यूटेंट्स जो है अलग अलग इंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ सबका इंड प्रोडक्ट क्या है, एल्कलॉइड है और स्टेरॉइड है। तो इस तरह से नेचुरल प्रोडक्ट को समझने के लिए इस स्कीम से बहुत ही आसानी से उनको समझा जा सकता है कि किस तरह से जो है इंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। नाउ कम्स ऑन द रिएक्शन, बायोसिंथेसिस का रिएक्शन, कि जो बायोसिंथेसिस में कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। तो जनरली ये देखा जाता है कि बायोसिंथेसिस में दो तरह का रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। एक होता है हमारा प्राइमरी रिएक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी रिएक्शन। प्राइमरी रिएक्शन में क्या होता है कि प्राइमरी रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जिसमें जो
लोअर मालिक्यूल्स हैं एक तरह से देखा जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि different part of amino acid when combined to each other then there is formation of protein takes place. So we can say that amino acid is a part of protein, so amino acid is known as monomer and protein is called macromolecule, but this is not a polymer, this is the macromolecule. But for convenience we can say that protein is polymer, क्योंकि इसमें कई मोनोमर आपस में मिलके एक लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो छोटे छोटे आपस में मिलके। तो जनरली इसी जो प्राइमरी रिएक्शंस होता है वो इसमें यही होता है कि स्मॉलर वंस मिल करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, बड़े मालिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें जनरली देखा जाए तो कौन कौन से रिएक्शन प्राइमरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो प्राइमरी रिएक्शंस जनरली जो होता है ये एक तरह से देखा जाए तो इसमें 2-3 सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस आते हैं। जैसे एक आता है हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन, और इसमें जो एल्डोल टाइप कंडेंसेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा आता है मैनिस टाइप रिएक्शन, जिसमें शिफ्टिंग होती है, 1-2 शिफ्टिंग होती है, 1-4 शिफ्टिंग होती है एल्काइल ग्रुप की, वो रिएक्शंस आते हैं। और कुछ इसके बाद जो सेकेंडरी रिएक्शंस होता है, सेकेंडरी रिएक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोसिंथेसिस, यानी ये सिंथेसाइजेशन करता है उस नेचुरल प्रोडक्ट का और इंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो सिंथेसाइजेशन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें जनरली इन्वॉल्व होते हैं अल्काइलेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, मेन है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड एल्काइलेशन। दीज 3 मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस which are involved in the biosynthetic experiments. This is alkylation, reduction and oxidation. First of all, I will discuss about the primary reaction which takes place through aldol type condensation. What happen in aldol type condensation? aldol type condensation में होता क्या है कि 2 कार्बोनिल पार्ट्स लिए जाते हैं मालिक्यूल के। तो यहाँ पर एस्टिल कोएंजाइम दिखाया गया है CH3COCOA, इसको एस्टिल कोएंजाइम है। और दूसरा एस्टिल कोएंजाइम एस्टोजेनेसिस जिसको कहा जाए। दिस रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CC बॉन्ड इन मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन क्रिएट करता है इसके थ्रू मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स में। This reaction involve the acetogenesis. There is formation of acetogenesis are fundamentally formed by head to tail condensation of acetic acid. So this acetic acid is generally the acetyl coenzyme into linear chain of alternating ketone and methylene group. This condensation reaction is very similar to aldol condensation and takes place in the presence of coenzyme. Initially, if you know about the aldol condensation, what happened there? This is the acid catalyzed reaction, aldol condensation, जिसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप आपस में मिल करके ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड होकर के एल्डोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कंडेंसेशन इनिशियली जो है कार्बन आयन और बेस के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे लिया गया एस्टिल कोएंजाइम, 2 एस्टिल कोएंजाइम आप देख सकते हैं। तो एस्टिल कोएंजाइम, एक एस्टिल कोएंजाइम CH3 ग्रुप से यहाँ हाइड्रोजन को कुछ इस तरह से अगर दिखाएं, तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के इसको नेगेटिव पार्ट में बदला जाएगा। ये नेगेटिव पार्ट दूसरे कार्बोनिल पर अटैक करता है। तो अगर देखा जाए तो एल्डोल का जो मैकेनिज्म है वो ये है कि पहले प्रोसेस में कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। और कार्बन आयन बनता कैसे है कि एक्टिव या अल्फा हाइड्रोजन जो है रिमूव होता है बेस के थ्रू, कार्बन आयन बनता है और यही कार्बन आयन दूसरे जो है कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करता है और फाइनली कंडेंसेशन के थ्रू पॉली बीटा कीटोमेथिलीन कोएंजाइम का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से रिएक्शन के थ्रू जो है कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू नेचुरल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अतः एल्डोल टाइप एडिशन रिएक्शन यानी कंडेंसेशन रिएक्शन, जनरली ये कंडेंसेशन में होता क्या है कि जब 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं
तो उनके बीच से एक पार्ट ये HCl के फॉर्म में या H2O के फॉर्म में या अल्कोहल के फॉर्म में, सॉरी अमोनिया के फॉर्म में, अल्कोहल के फॉर्म में या वाटर के फॉर्म में वहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं और फिर दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। तो दिस इज टाइप ऑफ कंडेंसेशन और इस प्रोसेस के थ्रू जो है नेचुरल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है।